नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और सीधा आपको बड़ी खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 12 घंटे में 5 आतंकियों का सफाया किया गया है। 2 मुठभेड़ में पाकिस्तान समर्थित 5 आतंकी मारे गए हैं। आतंकी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, इस बात के सबूत मिले हैं। बात की जानकारी मिल रही है कि 2 मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर किए गए हैं। लश्कर और जैश से ये आतंकी जुड़े हुए थे। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या जानकारी है मुठभेड़ से जुड़ी हुई? दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले और मध्य कश्मीर में बडगाम में शुरू हुई थी और 3 घंटे के भीतर ही ये दोनों मुठभेड़ शुरू हुई थी। बता दूं कि पुलवामा के नायरा में जो 3 मिलिटेंट मारे गए हैं उनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से बताया गया है और उनमें एक विदेशी, एक पाकिस्तानी और 2 स्थानीय मिलिटेंट हैं जिनके बारे में पुलिस ने जानकारी साझा की है। जबकि मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चार शरीफ इलाके में जो मुठभेड़ हुई है, यहाँ पे लश्कर तैयबा से जुड़े हुए 2 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिनमें एक कमांडर जाहिद के होने की भी पुष्टि पुलिस की तरफ से की गई है। दोनों मुठभेड़ समाप्त हो गई है, हालांकि अभी भी दोनों जगह घेराबंदी जारी है और तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन 5 शव और हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। क्या इनके और साथी भी छिपे हुए हो सकते हैं आसिफ? अब ना देखिए, जो खबर मिली थी पुलवामा के नायरा में, वहां पे 2 से 3 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी और तीनों मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जबकि चार शरीफ में भी 2 मिलिटेंट्स के होने की खबर ही थी और दोनों को ही मार गिराया गया है। लेकिन अभी भी एहतियातन दोनों जगह पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि किसी और मिलिटेंट के होने के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। अपना जी, और इनके पास से क्या कुछ मिला है? क्या इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, पुलिस की तरफ से केवल ये जानकारी साझा की गई है कि मारे गए मिलिटेंट्स के पास से हथियार और गोला बारूद मिला है। कितनी संख्या में क्या क्या गोला बारूद मिला है अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये बात साफ है कि जो बडगाम में मुठभेड़ हुई थी चार शरीफ इलाके में, यहाँ पे 2 AK-47 राइफल्स बरामद की गई है और कुछ अन्य गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिसकी पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। जी अपर्णा। आसिफ, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जितने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी उन्हें मार गिराया गया, तो कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाए इसे? अपना देखिए, पिछले 12 घंटे में देखे तो दक्षिण कश्मीर में काफी ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई है, जिनमें एक मुठभेड़ में तो सुरक्षा बलों ने 3 जैश के मिलिटेंट को मार गिराया है। लेकिन वहीं अनंतनाग में कल शाम को ही जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कर्मी को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद में मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं उस हत्या के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशंस भी तेज हो गए थे। दक्षिण कश्मीर में जगह जगह छापेमारी हो रही थी और उसी के दौरान पुलवामा में ये मुठभेड़ हुई। जबकि मध्य कश्मीर में जिस तरीके से जाहिद को मार गिराया गया है, निसंदेह ही सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जाहिद मलिक जो है बडगाम में काफी समय से सक्रिय था और यहाँ पे एक बड़ा कमांडर था। जबकि दक्षिण कश्मीर में जनवरी के महीने में ही देखे तो 12 से ज्यादा विदेशी मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और आज भी हुई मुठभेड़ में एक और विदेशी मिलिटेंट को भी मार गिराया है, जिससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का जो खुफिया तंत्र है वो किस तरीके से खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में काम कर रहा है मिलिटेंट के खिलाफ, तो वो सामने आ रहा है। लेकिन निसंदेह ही जनवरी और जनवरी के महीने में ही जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में विदेशी मिलिटेंट्स को मार गिराया है, वो एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन साथ ही चिंता इस बात की है क्योंकि अभी भी इतनी बड़ी संख्या में मिलिटेंट दक्षिण कश्मीर में सक्रिय है, जो कि कार्रवाइयां कर रहे हैं। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिए और खबर से जुड़ा अपडेट आपको मिलेगा ABP न्यूज पर। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। चलिए अब आगे बढ़े और बात करें कोरोना की। देश में कोरोना की लहर अब भी जारी है और चुनाव प्रचार भी रफ्तार फिलहाल पकड़ चुका है। ऐसे में चुनावी सरगर्मी में नेताजी कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। देश के दिग्गज नेताओं की देखा देखी उनकी पार्टी के उम्मीदवार भी उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। देखिए कोरोना की धज्जियां उड़ाने वालों की तस्वीरें दिखाती हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। मुंह से मास्क गायब है, जनता की भीड़ उमड़ी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पता नहीं है। जैसे कोरोना इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है। और जब बीजेपी उम्मीदवार से मास्क ना होने के बारे में पूछा गया तो जवाब सुनिए। नहीं, मैंने तो लगा रखा, अभी मेरा तो ये रखा।
लाओ भाई, ये रहा, देख ये रहा, मेरा तो यही है। झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस तो देखिए। आप खुद ही फैसला कीजिए कि नेताजी ने मास्क लगाया है या नहीं। अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर। बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा कोरोना के नियमों की अनदेखी करते नजर आए। भारी लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन करने पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार समेत उनके समर्थक बिना मास्क के नजर आए। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार और उनके समर्थकों को ऐसा करना महंगा पड़ गया। बीजेपी उम्मीदवार शिव अरोड़ा मेयर रामपाल सिंह और उनके अज्ञात समर्थकों पर आचार संहिता के उल्लंघन और कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। ये तस्वीरें हैं रामपुर के थाना टांडा कस्बा क्षेत्र की, जहां स्वार से एसपी के उम्मीदवार और कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रोड शो निकाल रहे हैं और रोड शो में सभी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आए। खुद अब्दुल्ला आजम के मुंह से मास्क नदारत था और सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नहीं थी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर अब्दुल्ला आजम समेत 26 नामजद और 70 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नेताजी हैं, अब इसे भी साजिश बता दें तो अलग बात है। यूपी के ग्रेटर नोएडा के जेवर विधानसभा एसपी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना भी कोरोना नियमों को ताक पर रखकर चुनाव प्रचार करते नजर आए। रोड शो में भारी भीड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होता दिखा। डीजे पर समर्थक नाचते और हवा में नोट लहराते हुए नजर आए। हालांकि नियम तोड़ने का नोटिस इन्हें भी मिल गया है। पार्टी अलग, राज्य अलग, लेकिन हालत सबकी एक। सवाल ये है कि इन नेताओं को कोरोना का कोई डर नहीं है और ना चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का डर। कहीं अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं की रैलियों में उमड़ी भारी भीड़ और कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियां इनके हौसलों को बुलंद कर रही हैं। बात करेंगे पश्चिमी यूपी के चुनाव प्रचार में। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ के सब दिग्गज मैदान में हैं, लेकिन कल दोनों ही खेमों में बड़ी भिड़ंत हुई। बयानबाजी के जरिए एक दूसरे पर खूब तीखे वार किए गए और फिर चुन चुनकर उसका पलटवार भी हुआ। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ। पश्चिमी यूपी के दंगल में दिग्गजों के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। प्रचार जैसे जैसे गर्म हो रहा है, रैलियों, सभाओं और ट्विटर के जरिए बड़े बड़े नेता बयानों के मामले में गला काट प्रतियोगिता कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह, नड्डा, योगी और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के सहारे बीजेपी का धुआंधार प्रचार चल रहा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का खेमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के एक एक हमले का जवाब दे रहा है। अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने 2 दिनों में पश्चिमी यूपी के 4 शहरों में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। सहारनपुर की सभा में अमित शाह ने बताया कि माफिया अब केवल 3 जगह ही बचे हैं। माफिया 3 ही जगह पे है, 3 ही जगह पे है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है, चौथी कोई जगह पे नहीं। गृह मंत्री के इस आरोप का अखिलेश यादव ने भी गाजियाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े के साथ जवाब दिया। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने। जयंत के चवन्नी वाले चर्चित बयान के बावजूद बीजेपी जयंत पर डोरे डालने की कोशिश में लगी है। एक बार फिर अमित शाह ने जयंत चौधरी के सियासी भविष्य को लेकर फिक्र जताया, तो जयंत ने फिर टका सा जवाब देकर बीजेपी की सुनने से इनकार कर दिया। अभी कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ, मगर साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। वो मेरे ईमान और जज्बात को नहीं समझ पाए। हम लोग बेवफाई नहीं कर सकते किसानों के साथ, अपने मुद्दों के साथ।
और पिछले कई वर्षों से आपने देखा है मैं विपक्ष में हूँ, मैं चुनाव हार गया, उसका मुझे कोई मलाल नहीं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं लगातार सड़क पर रहा हूँ। तो कोई कारण नहीं, ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है जिस कारण मैं टूट जाऊं, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल लूं। पश्चिमी यूपी में दोनों खेमों का पूरा जोर जाट वोटरों को साधने पर है, जिसमें किसानों की भी बड़ी तादाद है। किसान आंदोलन और जयंत के बूते इस बार अखिलेश को पश्चिमी यूपी से बड़ी उम्मीद जगी है। यही वजह है कि वो बार बार किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, किसानों के सवाल पर बीजेपी को बहस की चुनौती भी दे रहे हैं। लेकिन शायद बीजेपी मुद्दे को डाइवर्ट करने में अपनी भलाई समझ रही है। जिस 2013 दंगों की वजह से बीजेपी को 2017 के चुनाव में बड़ा फायदा मिला था, उस दंगे का जिक्र, कब्रिस्तान का जिक्र अखिलेश को घेरने के लिए बार बार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता है, विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, न सड़क का, न बिजली का, न पानी का। मुजफ्फरनगर के दंगों के दोषी हों और राम भक्तों पर जिन्होंने निर्ममता से गोली चलाई है, क्या वे लोग जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार हैं क्या? सचिन और गौरव नाम के जो दो नौजवान वहां मारे गए थे, बहन की रक्षा के लिए, बहन के सम्मान की रक्षा करने के लिए वे दो नौजवान गए थे, निर्मम हत्या कर दी गई। महीनों तक दंगा हुआ, दंगों के कारण मारे गए निर्दोष हिंदुओं की खून से जिनकी टोपियां दागी हुई हो, रंगी हुई हो, वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश देकर के ऐसे दे रहे। अखिलेश ने जवाब दिया है कि ये लाल टोपी पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए खतरा पैदा करने वाला है। और जो पहलवान हारने लगता है, जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है, वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। देखिए, रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ट्विटर पर भी अखिलेश यादव और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो चुका है। ट्विटर पर अखिलेश ने सीएम योगी को जवाब दिया। दोनों नेताओं ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। देखिए। ये तमाम ट्वीट की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बीजेपी और एसपी के बीच ट्विटर वॉर की है। चाहे बीजेपी हो या एसपी, दोनों ही खेमों के लिए पश्चिमी यूपी में जीत बहुत जरूरी है और इसलिए चुनावी सभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ट्विटर पर भी वार पलटवार चल रहा है। अखिलेश यादव ने जयंत के साथ वाली तस्वीर पोस्ट कर लिखा, ठोको नीति वालों के खिलाफ लाल टोपी लाल पोटली दोनों ने मिल ताल ठोक ली। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर सीएम योगी पर एक और पलटवार किया, लिखा, बाबा जी पैदल भी हैं, बेदल भी हैं। इसके बाद बारी थी सीएम योगी आदित्यनाथ की और ट्विटर पर भी एक बार फिर तमंचावादी वाला मुद्दा उठा दिया, जिस पर अखिलेश को कल जवाब देना पड़ा था। गणित विषय से ग्रेजुएशन कर चुके योगी आदित्यनाथ ने गणित के समीकरण वाले रूप में ही जुमला गढ़ने की कोशिश की, लिखा, चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी इज इक्वल टू तमंचावादी। लेकिन ट्विटर पर सीएम योगी ने कहा 10 मार्च को सब पता चल जाएगा और ट्विटर पर दंगे के दर्द का जिक्र कर सीएम योगी ने अखिलेश को निशाने पर लिया। मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूकों से भुना गया था, 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 से अधिक जेल में बंद किए गए थे। गांव के गांव खाली हो गए थे। सपा की यही पहचान है। तो यूपी में दिग्गजों का सारा जोर पश्चिमी यूपी के प्रचार पर है, लेकिन पूर्वांचल में भी हलचल जारी है। एसपी की सहयोगी एसबीएसपी की टिकटों को लेकर नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सब ठीक हो जाएगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता रणवीर ने। गठबंधन में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, कहाँ दिक्कत है? देखिए, जैसे ना कि घर में अगर 10 ठो गगरी है तो एक गगरी में हाथ नाइए निकालने के लिए कुछ तो पता लगा कि ठक्कर गगरिया में लग जाता है तो वो आवाज कर देता है।
अब उसी को आप लोग कहते हैं कि नाराजगी, तो उस गगरी का क्या दोष है, बेचारा लड़ी गई। तो सीट क्यों नहीं घोषित हो रही है कि आपको कितना मिला? नहीं, एक कैंडिडेट, फिर 3 कैंडिडेट का नाम, मतलब एक एक करके कर रहे हैं, जबकि आपको तो सीमित संख्या में सीट मिलनी है। तो वो तो चाहते तो आप एक साथ घोषित कर देते। कैसे सीमित है? अरे हमको हर हालत में 14 MLA जीतना है, तो कम है। अब ये 14 आपको जीतना है, तो ये बता दीजिए कि मिल कितना है। हमने तो आपको बताया ना कि अब 5वें चरण का नामांकन शुरू हो रहा है। 2 दिन पहले हम बता देंगे कुछ सीट कि 5वें चरण में कितना हमारा है। हमने बता दिया दूसरे में, अरे चौथे में, फिर 6वें में बता देंगे, 7वें में सब जोड़ के बता देंगे। कुछ असमंजस है क्या सीटों को लेकर के? कोई असमंजस नहीं है। हमारे लिए कोई दिक्कत, जितना चाहिए वहाँ, जहाँ चाहिए वहाँ सब तय हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी के चुनावी मैदान में उतरे AIMIM प्रमुख ओवैसी ने अखिलेश यादव और CM योगी पर तंज कसा है। कहा कि दोनों के बीच सबसे बड़े हिंदू बनने की प्रतियोगिता चल रही है। मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं। आप बात करिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़ा समाज की। आप नहीं बात करते, उनके जस्टिस की बात नहीं करते। लड़ाई पूरी ये है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या और दोनों में ये कॉम्पिटिशन हो रहा है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। वही तो लड़ाई हो रही है ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही सामाजिक न्याय की लड़ाई। लेकिन सर, इन सबके बीच अभी भी एक आरोप है जो लगता आ रहा है मजलिस के ऊपर, B पार्टी होने का। नहीं, A1 हो गया अभी हम लोग माशाल्लाह से, A+ हो चुके हैं। A+ हो चुके हैं, तरक्की हुई है भाई, A+ हो चुके हैं। और हमारे ही वजह से 2019 में बीजेपी जीत गई। सपा और बसपा मिलकर लड़े, 75% मुसलमानों ने झोली भर भर के खैरात के तौर पर वोट दिया, तब भी बीजेपी जीत गई। 5 इनके MP जीते, जिसमें से 3 मुसलमान और एक पिताजी, एक बेटा। देखिए, रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ट्विटर पर भी अखिलेश यादव और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो चुका है। ट्विटर पर अखिलेश ने CM योगी को जवाब दिया। दोनों नेताओं ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। देखिए। ये तमाम ट्वीट की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बीजेपी और SP के बीच ट्विटर वॉर की है। चाहे बीजेपी हो या SP, दोनों ही खेमों के लिए पश्चिमी यूपी में जीत बहुत जरूरी है और इसलिए चुनावी सभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ट्विटर पर भी वार पलटवार चल रहा है। अखिलेश यादव ने जयंत के साथ वाली तस्वीर पोस्ट कर लिखा, ठोको नीति वालों के खिलाफ लाल टोपी लाल पोटली दोनों ने मिल ताल ठोक ली। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर CM योगी पर एक और पलटवार किया, लिखा, बाबा जी पैदल भी हैं, बेदल भी हैं। इसके बाद बारी थी CM योगी आदित्यनाथ की और ट्विटर पर भी एक बार फिर तमंचावादी वाला मुद्दा उठा दिया, जिस पर अखिलेश को कल जवाब देना पड़ा था। गणित विषय से ग्रेजुएशन कर चुके योगी आदित्यनाथ ने गणित के समीकरण वाले रूप में ही जुमला गढ़ने की कोशिश की, लिखा, चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी इज इक्वल टू तमंचावादी। लेकिन ट्विटर पर CM योगी ने कहा 10 मार्च को सब पता चल जाएगा और ट्विटर पर दंगे के दर्द का जिक्र कर CM योगी ने अखिलेश को निशाने पर लिया। मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूकों से भुना गया था। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 से अधिक जेल में बंद किए गए थे। गांव के गांव खाली हो गए थे। सपा की यही पहचान है। तो यूपी में दिग्गजों का सारा जोर पश्चिमी यूपी के प्रचार पर है, लेकिन पूर्वांचल में भी हलचल जारी है। SP की सहयोगी SBSP की टिकटों को लेकर नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन SBSP के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सब ठीक हो जाएगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता रणवीर ने। गठबंधन में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, कहाँ दिक्कत है? देखिए, जैसे ना कि घर में अगर 10 ठो गगरी है तो एक गगरी में हाथ नाइए निकालने के लिए कुछ, तो पता लगा कि ठक्कर गगरिया में लग जाता है, तो वो आवाज कर देता है। अब उसी को आप लोग कहते हैं कि नाराजगी, तो उस गगरी का क्या दोष है, बेचारा लड़ी गई। तो सीट क्यों नहीं घोषित हो रही है कि आपको कितना मिला?
नहीं, एक कैंडिडेट फिर 3 कैंडिडेट का नाम, मतलब एक एक करके कर रहे हैं, जबकि आपको तो सीमित संख्या में सीट मिलनी है। तो वो तो चाहते तो आप एक साथ घोषित कर देते। कैसे सीमित है? अरे हमको हर हालत में 14 MLA जीतना है, तो कम है। अब ये 14 आपको जीतना है तो ये बता दीजिए कि मिल कितना। हमने तो आपको बताया ना कि अब 5वें चरण का नामांकन शुरू हो रहा है। 2 दिन पहले हम बता देंगे कुछ सीट कि 5वें चरण में कितना हमारा है। हमने बता दिया दूसरे में, अरे चौथे में, फिर 6वें में बता देंगे, 7वें में सब जोड़ के बता देंगे। कुछ असमंजस है क्या सीटों को लेकर के? कोई असमंजस नहीं है। हमारे लिए कोई दिक्कत, जितना चाहिए वहाँ, जहाँ चाहिए वहाँ सब तय हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात करें पंजाब की। देखिए, पंजाब में अमृतसर ईस्ट की सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। यहां से राज्य के 2 दिग्गज नेता अब आमने सामने खड़े हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को चुनौती देने के लिए अकाली दल ने विक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा है। इस सीट पर जो जीतेगा वो सिकंदर बनेगा। दोनों के बीच व्यक्तिगत रंजिश से मुकाबला और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। I don't need a character certificate from the jokers of jokers. ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਆ ਕੱਲਾ ਲੜ। लोगों की एक पुकार निकली है, भाग सिद्धू भाग। सर्दी के मौसम में भी जैसी सियासी गर्मी पंजाब की अमृतसर ईस्ट सीट पर है, वैसी कहीं नहीं। यहाँ मामला सिर्फ चुनावी नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत रंजिश का भी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट सीट से नामांकन भरा तो पहला निशाना अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया ही थे। ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਆ ਕੱਲਾ ਲੜ। सिद्धू की ताजा खुन्नस ये है कि उनकी सीट पर उन्हें टक्कर देने के लिए अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया अपनी सीट मजीठा के अलावा अमृतसर ईस्ट सीट पर भी नामांकन कर चुके हैं। विक्रम मजीठिया के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सिद्धू हैं। I don't need a character certificate from the jokers of jokers. 2012 में नई सीट बनने के बाद से इस सीट पर सिद्धू परिवार का कब्जा है। 2017 में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते, तो 2012 में नवजोत कौर यानी सिद्धू की पत्नी बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीती। अब इसी सीट पर मजीठिया टक्कर दे रहे हैं। मजीठिया से सिद्धू की रंजिश पुरानी है। सिद्धू खुलकर बोलते हैं कि मजीठिया ने उनके मंत्री बनने का रास्ता रोका था। ਐਮਪੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰੋਂ ਲੜ। सिद्धू लगातार मजीठिया पर ड्रग्स माफिया से संबंध होने का आरोप लगाते रहे। वहीं मजीठिया सिद्धू के पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप लगाते हैं। अब तो एक रास्ता रह गया, यहाँ से 20 किलोमीटर पार पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी एक है, उधर जाके उसका प्रधान बन जाओ। इमरान खान शायद पाकिस्तान पंजाब को आपको मुख्यमंत्री बना दे, यहाँ के लोगों के तो मुंह नहीं लगाना। ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਭਰਮ ਤੇ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, गुंडागर्दी नहीं चाहता। अब तक ना तो सिद्धू चुनाव हारे हैं और ना ही माझे का जनरल नाम से मशहूर मजीठिया कोई चुनाव हारे हैं। ऐसे में इस लड़ाई में जो जीतेगा उसका कद बढ़ जाएगा और जो हारेगा उसकी सियासी गणित गड़बड़ा जाएगी। लेकिन इस सीट पर ज्यादा दांव सिद्धू का ही लगा है, क्योंकि वो हारे तो उनका सीएम पद का दावा हवा हो जाएगा। इस बार सिद्धू की चुनौती दोहरी है, क्योंकि उन पर अपनी सीट जीतने के अलावा राज्य में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी है। ऐसे में मजीठिया के मैदान में उतरने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। वहीं जोर आजमाइश में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी भी। जालंधर में प्रचार के लिए पहुंचे केजरीवाल ने पंजाब के लिए बड़े बड़े वादे किए। केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को 10 गारंटी की लिस्ट भी दी है और यह भी वादा कर दिया कि अगर पार्टी जीती तो इन तमाम घोषणाओं को पूरा करने में टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में जितने सीसीटीवी लगे हैं उतने अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी नहीं है। हकीकत जो भी हो, लेकिन इसी बड़े दावे के साथ केजरीवाल ने पंजाब में प्रचार की शुरुआत की।
नई इंडस्ट्री लगाने के लिए जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके मसले हल करेंगे। नई इंडस्ट्री लगाने के लिए नए नए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। महिलाओं की सेफ्टी के लिए दिल्ली में, आज दिल्ली पूरी दुनिया का ऐसा शहर हो गया जिसमें सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर देखा जाए तो दिल्ली में सबसे, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन सबको पीछे छोड़ दिया। और पीछे पीछे नहीं छोड़ा, हमारे 1800 के करीब पर स्क्वायर किलोमीटर है तो न्यूयॉर्क के 1100-1200 है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इतना घना हमने जाल बिछा दिया सीसीटीवी कैमरों का, उससे सुरक्षा बढ़ी है लोगों की। जालंधर पहुंचकर केजरीवाल ने अपनी पार्टी की ओर से पंजाब को 10 गारंटी देने का वादा किया है। पंजाब के सभी शहरों में विदेश जैसी साफ सफाई, बिजली के तार अंडरग्राउंड किए जाएंगे, दिल्ली जैसी डोर स्टेप डिलीवरी, सरकारी अस्पतालों की हालत दुरुस्त करेंगे, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारेंगे, शहरों में 24 घंटे बिजली मिलेगी, 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगेंगे, शहरों में अच्छे टॉयलेट, पार्किंग की सुविधा, अगले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक मेरे पास कई लोगों की शिकायत आई बिजनेसमैन की पंजाब में कि जी आप रोज अनाउंस कर रहे हो 1000 रुपए देंगे, बिजली फ्री करेंगे। बोला हमें तो लग रहा है ये टैक्स खूब बढ़ाओगे आप दुकान वालों पे और बिजनेस पे। दिल्ली में पिछले 7 साल में एक नए पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया, कमी करा है। आज मैं आपको ऐलान करके जा रहा हूं अगले 5 साल के अंदर पंजाब में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। इस ऐलान के वक्त केजरीवाल के साथ सीएम कैंडिडेट भगवंत मान भी मौजूद थे। सुनिए जरा भगवंत मान के लिए केजरीवाल की दुआ। तो उसका फोन आया, जी आशीर्वाद चाहिए आपका नामांकन के पहले। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भगवान करे आप इस बार सीएम बने, भगवान करे आप मरते दम तक सीएम ही रहें और आपको कोई ना हरा पाए। भगवान करे आप कट्टर ईमानदारी से काम करें और पंजाब के लोगों के दुख दूर करें। और अब खबर सियासी दंगल से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियों की तरफ से सब दिग्गज मैदान में है। लेकिन कल दोनों ही खेमों में बड़ी भिड़ंत हुई। बयानबाजी के जरिए एक दूसरे पर खूब तीखे वार किए गए और फिर चुन चुन कर वार का पलटवार भी हुआ। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ। पश्चिमी यूपी के दंगल में दिग्गजों के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। प्रचार जैसे जैसे गर्म हो रहा है, रैलियों, सभाओं और ट्विटर के जरिए बड़े बड़े नेता बयानों के मामले में गला काट प्रतियोगिता कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह, नड्डा, योगी और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के सहारे बीजेपी का धुआंधार प्रचार चल रहा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का खेमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के एक एक हमले का जवाब दे रहा है। अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने 2 दिनों में पश्चिमी यूपी के 4 शहरों में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। सहारनपुर की सभा में अमित शाह ने बताया कि माफिया अब केवल 3 जगह ही बचे हैं। माफिया 3 ही जगह पे है, 3 ही जगह पे है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है, चौथी कोई जगह पे नहीं। गृह मंत्री के इस आरोप का अखिलेश यादव ने भी गाजियाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े के साथ जवाब दिया। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने। जयंत के चवन्नी वाले चर्चित बयान के बावजूद बीजेपी जयंत पर डोरे डालने की कोशिश में लगी है। एक बार फिर अमित शाह ने जयंत चौधरी के सियासी भविष्य को लेकर फिक्र जताया, तो जयंत ने फिर टका सा जवाब देकर बीजेपी की सुनने से इनकार कर दिया। अभी कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ, मगर साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई
तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। वो मेरे ईमान और जज्बात को नहीं समझ पाए। हम लोग बेवफाई नहीं कर सकते किसानों के साथ, अपने मुद्दों के साथ। और पिछले कई वर्षों से आपने देखा है मैं विपक्ष में हूँ, मैं चुनाव हार गया, उसका मुझे कोई मलाल नहीं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं लगातार सड़क पे रहा हूँ, तो कोई कारण नहीं, ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है जिस कारण मैं टूट जाऊं, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल लूं। पश्चिमी यूपी में दोनों खेमों का पूरा जोर जाट वोटरों को साधने पर है, जिसमें किसानों की भी बड़ी तादाद है। किसान आंदोलन और जयंत के बूते इस बार अखिलेश को पश्चिमी यूपी से बड़ी उम्मीद जगी है। यही वजह है कि वो बार बार किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, किसानों के सवाल पर बीजेपी को बहस की चुनौती भी दे रहे हैं। लेकिन शायद बीजेपी मुद्दे को डाइवर्ट करने में अपनी भलाई समझ रही है। जिस 2013 दंगों की वजह से बीजेपी को 2017 के चुनाव में बड़ा फायदा मिला था, उस दंगे का जिक्र, कब्रिस्तान का जिक्र अखिलेश को घेरने के लिए बार बार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता है, विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, ना सड़क का, ना बिजली का, ना पानी का। मुजफ्फरनगर के दंगों के दोषी हों और राम भक्तों पर जिन्होंने निर्ममता से गोली चलाई है, क्या वे लोग जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार हैं क्या? सचिन और गौरव नाम के जो दो नौजवान वहां मारे गए थे, बहन की रक्षा के लिए, बहन के सम्मान की रक्षा करने के लिए वे दो नौजवान गए थे, निर्मम हत्या कर दी गई। महीनों तक दंगा हुआ, दंगों के कारण मारे गए निर्दोष हिंदुओं की खून से जिनकी टोपियां दागी हुई हो, रंगी हुई हो, वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश देकर के ऐसे दे रहे। अखिलेश ने जवाब दिया है कि ये लाल टोपी पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए खतरा पैदा करने वाला है। और जो पहलवान हारने लगता है, जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है, वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। देखिए, पश्चिमी यूपी के दंगल में दिग्गज भिड़े हैं, जुबानी जंग अब भी जारी है। बीजेपी ने जनसंपर्क में ताकत झोंकी है तो अखिलेश शहर शहर जाकर हवा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इस पर क्या व्यंग किया है कार्टूनिस्ट इरफान ने, आइए आपको दिखाते हैं। आजकल गाड़ियों में आप जानते हैं कि टायरों में तरह तरह की हवाएं डाली जा रही हैं, जैसे कि नॉर्मल हवा, नाइट्रोजन हवा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कार्टून के अंदर कि जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जयंत और अखिलेश। तो जयंत और अखिलेश ये जानना भी चाहते हैं कि क्या साइकिल के टायरों में उनको सपा और आरएलडी की हवा भी मिल सकती है क्या। अब खबर बिहार से। सरकारी शिक्षकों को नीतीश सरकार ने शराब माफियाओं की जासूसी की जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस नए फरमान पर कोहराम मच गया है। शिक्षक सड़क पर उतर गए हैं तो इस मुद्दे ने सियासी रंग भी ले लिया है और तो और सरकार के मंत्री भी सुशासन बाबू के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बिहार में ये हंगामा बरपा है शराबियों और शराब माफियाओं के कारण। उन्हें पकड़ने के लिए सरकार ने जो आदेश जारी किया, उसके मुताबिक सरकारी शिक्षक को जासूसी की जिम्मेदारी दे दी गई है। इस फैसले से शिक्षक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और सरकारी आदेश को सिरे से नकारते हुए नारेबाजी शुरू हो गई है। नए सरकारी फरमान से गुस्साए गुरुजी ने आंदोलन तक की चेतावनी दे दी। अगर आज
उनके कानों तक जू नहीं रेंगती है 24 घंटे के अंदर, तो कल बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालय पर इस प्रतीक को हमारे शिक्षक जलाएंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मांगेगी तो आगे आंदोलन फिर हम लोग करेंगे। दरअसल कल ही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव की ओर से एक लेटर जारी किया गया और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकारी शिक्षकों पर जासूसी की जिम्मेदारी डाल दी गई। कहा गया कि प्राथमिक माध्यमिक समेत सभी स्कूलों के शिक्षक अपने आसपास शराब पीने वाले और शराब बेचने वालों की सूचना सरकारी अधिकारियों को देंगे। इसके लिए फोन नंबर भी जारी किए गए, जिसमें 2 मोबाइल नंबर थे और 2 टोल नंबर भी। इन नंबरों पर जानकारी देने वाले शिक्षकों की पहचान गुप्त रखी जाएगी, ये भरोसा भी दिया गया। लेकिन शिक्षक नाराज हैं और उनकी वजह भी वाजिब दिखती है। हर गांव में हर तबका पूरे बिहार में शराब बिक रहा है, हर गांव मोहल्ला में शिक्षक लोग हैं। तो जब जान जाएगा कि शिक्षक लोग ही हमको बताया पकड़वाया है, अब किसी माध्यम से पकड़ाएगा तो हम लोग पर भी आरोप आएगा। वफादार जमादार या जो भी चौकीदार थे उनको लगाया गया, उनके साथ सुरक्षा विभाग के सारे ये थे और उनका कईयों का मतलब हत्या हो गया। और अब हम शिक्षक जो निहत्ते हैं, जो राष्ट्र का निर्माता हैं, और हम लोग एकदम निहत्ते रहते हैं एकदम, और हम लोग के साथ ऐसा फरमान जारी किया गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। शिक्षकों को ये काम खतरनाक लग रहा है और उनके समर्थन में अब विरोधी भी उतर गए, लिहाजा ये मुद्दा सियासी रंग भी ले रहा है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि माफिया को पकड़ने का काम शिक्षक करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? विरोधी ही नहीं, नीतीश सरकार के मंत्री भी नए फरमान का विरोध कर रहे हैं। जी शिक्षक को कल लगाए पठन करने वाला पठन करे। एक बात साफ है कि ये पूरा विवाद इसलिए है क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन शराब की बिक्री कभी बंद नहीं हो पाई। नतीजा, रोजाना सुशासन बाबू का ये कानून सवालों में रहता है और कोई न कोई बखेड़ा खड़ा होता ही है। इस पर आम लोग से लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश तक सवाल उठा चुके हैं, लेकिन नीतीश अपनी जिद पर कायम है। अगली खबर भी बिहार से ही है। बिहार में एमएलसी चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी में तो सीटों को लेकर बंटवारा हो गया, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस से किनारा कर अकेले ही चुनाव में उतरने का फैसला किया है। हम लोगों ने पहले ही हमारी पार्टी का था कि एमएलसी का चुनाव जो है हम लोग अपने बलबूते पे लड़ेंगे। लगता है बिहार में विपक्ष के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार उपचुनाव में भी आरजेडी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर अकेले ही अपने बूते पर चुनाव लड़ा था और एक बार फिर से एमएलसी चुनाव में अकेले ही उतरने का ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया। हम लोगों ने तो पहले से ही प्रत्याशी जो हैं घोषणा हम लोग कर ही दी है हर जगह। कांग्रेस के साथ तो हम लोगों का हमने केंद्र में उनको सपोर्ट दे ही रखा है। जब बाई इलेक्शन बिहार का था तब हम लोग चाह रहे थे कि एमएलसी वाला और बाई इलेक्शन वाला जो है बात तय हो जाए, लेकिन अब उधर से क्या आया नहीं आया इस पे तो हम कुछ कहना नहीं चाहते। हम लोगों ने पहले ही हमारी पार्टी का था कि एमएलसी का चुनाव जो है हम लोग अपने बलबूते पे लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस से दूर होती आरजेडी युवाओं को रोजगार के नाम पर नीतीश को चारा फेंकती नजर आई। दरवाजा हम सबके लिए खोल कर रखना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी आना चाहते हैं तो आए, लेकिन अगर रोजगार का बात करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का बात करेंगे तभी हम उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। उधर एनडीए में एक बार फिर से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए नजर आई। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों में बीजेपी 13 सीट पर और जेडीयू 11 सीट पर लड़ेगी। बीजेपी ने अपने कोटे से एक सीट पारस ग्रुप को दी है। जीतन राम मांझी की हम और वीआईपी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। जेडीयू विधान परिषद चुनाव में 50-50 फॉर्मूले की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने 13-11 पर उसे मना लिया। लेकिन बिहार में महागठबंधन में बड़ी दरार और बड़ी होती दिख रही है। देखिए, बापू की पुण्यतिथि के दिन भी बापू पर विवादित टिप्पणी सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बाद अब यूपी के प्रयागराज के धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। वाराणसी की काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने एबीपी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की, लेकिन वो अभी भी अपने बयान पर कायम है। राष्ट्रपिता राष्ट्रपुत्र हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता है।
और न होने का कोई विधान है, परंपराएं हैं, तो ये राष्ट्रपिता नहीं राष्ट्रपुत्र हो सकते हैं। अगर राष्ट्रपिता हैं तो राष्ट्र माता कौन है ये भी बताए। कहा जाता है दे दी आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। 3,75,000 लोगों का जो बलिदान हुआ, क्या ये झूठे हैं? चरखे से आज़ादी मिली तो सेना को दे दो, पुलिस थानों को सबको राइफल क्यों दे रहे हो? AK-30 कार्बाइन AK-47 क्यों दे रहे हैं? आज़ादी तो क्रांतिकारियों के चलते हुई। भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे कितने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उसका परिणाम है कि आज़ादी आई। और इसी विवादित बयान की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हमले का फिर से मौका मिल गया। शहीद दिवस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। तो राहुल गांधी ने पलटवार किया है, लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं और ऐसे में आज शहीद दिवस पर राहुल गांधी का ये ट्वीट। वहीं बजट सत्र से ऐन पहले और 5 राज्यों में चुनाव की गर्मी के बीच पेगासस का जिन फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। एक अमेरिकी अखबार में खुलासे के बाद भारत में राजनीति और गरमाने के आसार हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। ये है दिल्ली में शास्त्री भवन के पास पेगासस पर होता प्रदर्शन। ये प्रदर्शन गवाही दे रहा है कि ये तो हंगामे का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के बाद विपक्ष को हमले का मौका मिल गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। दिल्ली ही नहीं, यूपी से लेकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक बीजेपी के विरोधियों को मुद्दा मिल गया। जो बात हमने रखी थी 1 साल पहले, या जब पेगासस का खुलासा हुआ था, तो राहुल गांधी हो, सभी नेताओं, हम सभी ने पार्लियामेंट में या बाहर बार बार उस बारे में तथ्य और एविडेंस सामने लाने का कोशिश किया था कि हमारे सब के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। हम क्यों, बीजेपी के बहुत बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर भी निगरानी है। यूपी के मुख्यमंत्री हो या और कोई हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री के ऊपर भी निगरानी चल रही है, सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी आपके हमारे फोन सुनने के लिए, आपके हमारे पर व्हाट्सएप क्या हो रहा है, हम और आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या अपनी चर्चा करते हैं, छुप करके सुनने का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। अभी फिर वही तथ्य सामने आया है कि पेगासस हिंदुस्तान के सरकार खरीदा था। वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने पेगासस मुद्दे को कांग्रेस का सेल्फ गोल करार दिया। पेगासस जासूसी यंत्र देश की सरकार के पैसे से गुपचुप और चोरी के तरीके से खरीदा गया, प्रधानमंत्री जी की नॉलेज के साथ। कांग्रेस पार्टी के पंचर का पेगासस के टिंचर से इलाज करना चाहती है, और उनको एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि फूकी हुई बंदूकों और छूटे हुए कारतूसों से जो है वो फायर नहीं होता, बल्कि मिस फायर होता है। इसे कहते हैं सेल्फ गोल और हिट विकेट। पेगासस पर राजनीति फुल है। सवाल यह है कि पेगासस का मुद्दा आने वाले बजट सत्र में क्या रंग दिखाएगा और यूपी चुनावों में इसका क्या फर्क पड़ेगा। एबीपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल नमस्ते भारत में आज के लिए इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।